Yes, class. Very good afternoon, all of you. So, कल हम लोगों ने स्टार्ट किया सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ। कल की क्लास के अंदर मैंने आपको बताया कि इस पूरे के पूरे सिलेबस के अंदर आपको क्या क्या चीजें दे रखी है, उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल के अंदर चर्चा की। ठीक है, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके मेन कंटेंट को, कि इसके मेन कंटेंट में हमें क्या क्या दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग करेंगे बातचीत। राइट, तो उसके लिए अगर हम लोगों को बातचीत करनी है तो सबसे पहले मुझे मतलब समझना होगा बिजनेस का। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस। जब तक मुझे ये नहीं पता होगा कि बिजनेस का मतलब क्या होता है, तब तक हम लोग आगे भी नहीं चल सकते, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो आपका कंटेंट है वो रिलेट किससे करता है, बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेट करता है। जब मुझे बिजनेस का मतलब ही नहीं पता होगा तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अगर मैं बिजनेस के बारे में आप लोगों से बात करूं तो बिजनेस क्या होता है उसकी चर्चा करें, तो बिजनेस का वर्ड, जो बिजनेस है वो बना हुआ है दो वर्ड से, बिजी नेस। इन दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है बिजनेस। बिजी, नॉर्मल सी बात है, बिजी रहना किस चीज में, टू डू समथिंग फॉर अर्न मनी। किसी भी चीज को अर्न करने के लिए, किसी भी तरीके का काम करना, उसके लिए बिजी रहना क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। अब मैंने आपको बताया कि भैया जो बिजनेस है उस बिजनेस को हम लोग दो तरीकों से कर सकते हैं। अगर मुझे बिजनेस करना है तो बिजनेस कितने तरीकों से किया जा सकता है, दो तरीकों से किया जा सकता है, और वो दो तरीके हैं, या तो मार्केट के अंदर गुड्स सेल कर लो, या तो मार्केट के अंदर गुड्स सेल कर लो, या फिर आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कर दो। अब चाहे तुम्हें गुड्स सेल करना है, चाहे तुम्हें सर्विस देनी है, तो सबसे पहले तुम लोगों को बिजनेस को स्टार्ट करने में क्या करना पड़ेगा कि आप लोगों के बिजनेस का नेचर क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस, कि गुड्स बनानी है या फिर सर्विस बनानी है, गुड्स के थ्रू काम करना है या फिर सर्विसेज के थ्रू। अगर गुड्स भी बनाने हैं तो फिनिश गुड्स परचेज करके सेल करना है, या फिर पहले से ही तुम क्या करोगे, रॉ मटेरियल लोगे, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करोगे, फिर जाके क्या करोगे, सेल करोगे। सर्विसेज भी बहुत तरीके की होती है, तो तुम कौन सी सर्विसेज मार्केट के अंदर कस्टमर को, पब्लिक को प्रोवाइड करने वाले हो। तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में सबसे पहली समस्या किससे रिलेटेड आती है, नेचर ऑफ बिजनेस, कि आपके बिजनेस का नेचर क्या है, किस तरीके का बिजनेस आप लोग करना चाहते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, तुमने पता तो लगा लिया कि बिजनेस कौन सा करना है, उसके बाद तुम सोचते हो कि बिजनेस के अंदर हम लोगों को कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। बिजनेस सोच लिया, ये वाला बिजनेस करेंगे। अब नॉर्मल बिजनेस करना है तो कैपिटल कम चाहिए। अब तुमने सोचा रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बदलेंगे, फिनिश गुड्स को मार्केट के अंदर सेल करेंगे, तो बड़ी बड़ी मशीन लेनी पड़ेगी, बिल्डिंग लेनी पड़ेगी, तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, एजुकेशन लाइन के अंदर सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो, तो भैया छोटी सी जगह पे स्टार्ट करना चाहते हो, नॉर्मल सी चाहिए, एक तो चाहिए व्हाइट बोर्ड, एक मार्कर और थोड़ा सा फर्नीचर। अब आप बोल रहे हो हमें नेशनल लेवल पे जाना है, तो आओ नेशनल लेवल पे। हमारे पास पैनल भी होना चाहिए, हमारे पास कैमरा भी होना चाहिए, हमारे पास लैपटॉप भी होनी चाहिए, हमारे पास अलग अलग तरीके के एम्प्लॉयज भी होने चाहिए, क्लास में एसी भी होना चाहिए, हर चीज है ना। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा, और एक नॉर्मल, एकदम नॉर्मल इन्वेस्टमेंट हो गया। तो कितने तरीके के इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, दो तरीके के इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ बिजनेस के बाद कैपिटल, उसके बाद सारी की सारी चीजें सोची जाएंगी।
जैसे ही आपने कैपिटल की रिक्वायरमेंट सोची, कैपिटल की रिक्वायरमेंट सोचने के बाद आपको करना पड़ेगा सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब समझना इस बात का, क्या कह रहा हूं। पैसे चाहिए 2 करोड़ रुपए, बिजनेस चलाना है, तो तुम्हारे पास 50 लाख है, क्या करें? जाओ मार्केट में लोन लेकर के आओ। लोन 50 लाख तुम्हारे पास है, 1.5 करोड़ का कोई लोन दे देगा? पॉसिबल नहीं है। अब बोला ठीक है, जो मेरे पास मेरे दिमाग में आइडिया है, हो सकता है ना वही का वही आइडिया किसी दूसरे के पास हो। मैंने उसको कांटेक्ट किया, उसने बोला मेरे पास 50 लाख है। मैंने कहा आ जाओ, दोनों मिलकर के काम करते हैं। दोनों मिलकर के काम करेंगे तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बन गया? पार्टनरशिप। लेकिन काम चलेगा ही नहीं, अभी भी कितने रुपए चाहिए? 2 करोड़। एक काम करते हैं, कंपनी बना लेते हैं। कंपनी में बोल रहे हो लोगों से बनेगी नहीं, एक काम करते हैं फैमिली को ही इंक्लूड कर लेते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के साथ काम करना पड़ेगा। अलग अलग चॉइस है, जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट से जो भी चीज है तुम्हारे लिए पॉसिबल हो वो वाला तुम क्या करोगे? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सिलेक्शन करोगे, राइट? उसके बाद तुम देखोगे फंड्स कहां कहां से आ सकते हैं। भैया अगर बिजनेस करना है, 1 करोड़ तुम्हारे पास है, तो सोच के चलो मार्केट से भी तुम्हें 50 से 80 लाख या 1 करोड़ मिल सकता है एज अ वे ऑफ लोन। तो फंड के लिए सोर्सेस ढूंढोगे, कहां कहां से पैसा आएगा। इन सबका अरेंजमेंट होने के बाद आप ट्राई करते हो चेक करना बिजनेस की लोकेशन, सब कुछ सेट है। अब जाके ढूंढ करके आओ कि किस प्लेस पे जाके बिजनेस को स्टार्ट करना है। पैसा आएगा तभी तो लोकेशन फाइनल करोगे ना। जितना पैसा होगा उसी भी आप पे आपको लोकेशन देखनी पड़ेगी। बिल्डिंग रेंट पे लेनी है तो गांव के एरिया में ली रेंट ना के बराबर लग रहा है। आप ऑन रोड पे लेना चाहते हो तो रेंट ज्यादा लगेगा। किसके ऊपर डिपेंड करता है? तुम्हारे फंड और तुम्हारी कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि कहां पे आप अपना बिजनेस चलाना चाहते हो। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। जहां बिजनेस स्टार्ट करोगे क्या वहां पर रोड प्रॉपर बचे बने हुए हैं ताकि रॉ मटेरियल प्रॉपर वे में आ जाए? तुमने फैक्ट्री डाली तो फैक्ट्री के अंदर से हजार्डस प्रोडक्ट निकल सकते हैं, गैसेस निकल सकती हैं जिससे पब्लिक को नुकसान होगा। वो तुम्हें फ्यूचर में बिजनेस ही नहीं करने देंगी। उनको भी देखना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन को भी देखना पड़ेगा, बैंक को भी देखना पड़ेगा, वेयर हाउस को भी देखना पड़ेगा, सबका इंश्योरेंस भी देखना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। अगर आप कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो उस बिजनेस को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे फैक्टर्स आपके सामने हैं, राइट? पहले तो बिजनेस का मतलब मैंने आपको बताया क्या होता है। अब बिजनेस स्टार्ट करता है तो क्या क्या समस्याएं आती हैं, वो सारी की सारी समस्याएं मैंने आप लोगों को बताई। नोट करना स्टार्ट करेंगे यहीं से। हो गया? करो नोट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द बिजनेस। फैक्टर्स अफेक्टिंग द बिजनेस।
डन। चलो आगे देखो। जैसा कि मैंने बताया आपको, हमारा फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पहले समझो क्या कह रहा है। Business organization refers to all those steps that need to undertaken for establishing and maintaining relationship between the man, material and machinery। कल हम लोगों की बातचीत हुई थी। कल हम लोगों ने बातचीत में पढ़ा था कि बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। बिजनेस की इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्रोडक्शन चाहिए। प्रोडक्शन के अंदर अपन को चाहिए लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो उन सभी के अंदर जो रिसोर्सेस लग रहे हैं, तो वो रिसोर्सेस कितने हैं? देखो बेटा, किसी भी तरीके का अगर आप लोगों को बिजनेस करना है तो उस बिजनेस को करने के लिए उस बिजनेस के अंदर लगते हैं रिसोर्सेस। और अगर मैं उन रिसोर्सेस की बात करूं तो दो तरीके के रिसोर्सेस होते हैं। कुछ तो होते हैं टेंजिबल और कुछ होते हैं इनटेंजिबल। आप भी जानते हैं अच्छे से कि बिजनेस के टेंजिबल रिसोर्सेज जिनको सीन भी किया जाता है, टच भी किया जा सकता है, साथ ही साथ उन्हें फील भी किया जा सकता है। इनटेंजिबल जिन्हें केवल फील किया जा सकता है, न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, केवल क्या किया जा सकता है? फील। तो एक बिजनेस के अंदर जितनी भी आप यूज कर रहे हैं मशीन, रॉ मटेरियल, ये तो हो गए टेंजिबल। लेकिन जो काम कैपिटल ने किया, तुम बोलोगे पैसे को देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने वर्क किया उसको बताओ ना। मशीन ने फाइनल जो तुम्हें आउटपुट दिया तुम देख सकते हो ना। रॉ मटेरियल ने फाइनल जो आउटपुट दिया तुम लोग देख सकते हो ना। लेकिन कैपिटल ने जो आउटपुट दिया पता ही नहीं चलता। वो केवल क्या होता है, हाँ भैया कैपिटल इंक्रीज हो रही है, वो केवल क्या हो सकती है? फील। तो कैपिटल। बिजनेस के अंदर क्या होता है? ह्यूमन एफर्ट्स लगते हैं। लेबर काम करती है तो लेबर ने जो काम किया दिखता थोड़ी है, ह्यूमन के एफर्ट्स दिखते थोड़ी है। वो तो फील होते हैं कि हाँ भैया इस लेबर ने इतना अच्छा काम किया है। तो वो किसके अंदर आ गए? इंटेंजिबल। जब इन सभी का हम लोग कॉम्बिनेशन बना करके वर्क करते हैं तो उसके लिए हम लोगों को रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। जब भी एक कंबाइनली विदाउट एनी टाइप ऑफ डिस्प्यूट वर्क करते हैं तब जाकर के वो क्या बनता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनता है। राइट? यहीं पे ये बात हुई। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू ऑल द स्टेप्स टू बी टेकन फॉर एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप बिटवीन मैन, मटेरियल, मशीनरी, कैपिटल भी तो होना चाहिए ना साथ के अंदर। बिजनेस इफेक्टिवली फॉर अर्निंग प्रॉफिट। ये सब मिलेंगे, ये सब मिलकर के ही रिटर्न में तुम लोगों को क्या अर्न करवा के दे सकते हैं? प्रॉफिट। अगर ये नहीं होंगे तो आप बिजनेस के अंदर प्रॉफिट भी अर्न नहीं कर सकते। दिस मे बी कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग विच आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट। कि बिजनेस के अंदर प्रॉपर मैनेजमेंट होगा तो ही वो कंबाइंड होकर के क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। दोनों जब कंबाइंड होंगे, प्रॉपर वे में वर्क करेगा। देखो नॉर्मल सी बात है, एक व्हील चलता है, गाड़ी का पहिया चलता है तो उसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट अलग चलेगा, दूसरा पार्ट अलग चलेगा, काम हो सकता है क्या? नहीं। कॉइन होता है, कॉइन की दो साइड होती है, हेड और टेल, दोनों को साथ में जाना पड़ेगा ना। वैसे ही बिजनेस है। बिजनेस को अगर स्मूथ रन करना है तो बिजनेस का मैनेजमेंट क्या होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए। बिजनेस का प्रॉपर मैनेजमेंट होगा तो ही क्या हो सकता है? हाई प्रॉफिट हम लोगों को अर्न हो सकता है।
The arrangement which follow this process of organizing the factors required for commencing and carrying on business is called a business undertaking or business organization. इन सारे रिसोर्सेस को लाके एक जगह रखा, उसको स्मूथली रन करने के लिए अपन को एक प्लेस की जरूरत पड़ेगी, हमें प्रॉपर एक मैनेजमेंट की जगह जरूरत पड़ेगी, तो उन सभी को जो जरूरत पड़ रही है एक जगह पे जाके रखा जा रहा है। एक माला के अंदर सारे के सारे फूलों को पिरोया जाता है, मोतियों को पिरोया जाता है, वैसे ही रिसोर्सेस हैं, मैनेजमेंट है, उन सभी को एक जगह पे पिरोया जाएगा, तभी बिजनेस को क्या मिलेगी? सक्सेस। तो जिस जगह पर यह काम किया जाता है उस जगह को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। जीएससी के सारे रिसोर्सेस इस लोकेशन पे अवेलेबल है, यहीं से पूरे के पूरे बिजनेस को चलाया जा रहा है, यहीं से सारे बिजनेस का संचालन किया जा रहा है, तो इस प्लेस को क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइजेशन। अब ये ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरीके का हो सकता है, सोल प्रोप्राइटर हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है, कंपनी हो सकता है, एलएलपी हो सकता है, ये अपन धीरे धीरे अभी चर्चा करेंगे। यहां तक की बात क्लियर सभी को? थोड़ा सा नोट करने का काम हाथों हाथ ही कर लेते हैं, नोट कीजिएगा। डन। अब आ जाओ इधर। किसी भी बिजनेस को अगर सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आप लोगों को बहुत सारे फैक्टर्स फॉलो करने होते हैं, क्योंकि बिजनेस बिना किसी फैक्ट, जब तक इन फैक्टर्स को ध्यान में नहीं रखा जाएगा तब तक बिजनेस नहीं चलाया जा सकता। तो इन्होंने सबसे पहला क्या बोला? फॉलोइंग फैक्टर्स में सबसे पहला क्या दे रखा है? नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। मैंने भी सबसे पहला पॉइंट आपको क्या लिखवाया? बिजनेस एक्टिविटी। आप काम क्या करना चाहते हैं आखिर? What the work you are going to do, which type of work you are going to do। फूड सेक्टर चलाना है तो भैया फूड में भी क्या करना है? कैफे खोलना है, स्ट्रीट फूड डालना है, जगह लेके डालना है। आजकल 49 रुपए का पिज्जा भी मिलता है, वो एक ई रिक्शा लेकर के उसके अंदर ही पूरा का पूरा चला देता है। भैया जैसा बिजनेस डालोगे उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन, उसी तरीके का फंड होगा। तो सबसे पहले काम क्या करना है कि बिजनेस के अंदर बिजनेस चलाना है तो कौन सा बिजनेस करना है? सर्विसेज देनी है। तुमने तो कह दिया हम तो मोबाइल सर्विस देना चाहते हैं, ठीक है, मोबाइल सर्विस देना चाहते हो तो क्या करना चाहते हो? मोबाइल बेचना चाहते हो या मोबाइल को रिपेयर करना चाहते हो? अब रिपेयर करनी है तो शॉप की जरूरत है। तुम चाहते हो कि हम लोग पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम करें, डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम करें तो इन्वेस्टमेंट भी उतना करना पड़ेगा, सर्विस दे रहे हो ना, राइट? तो सबसे पहला पॉइंट भी इधर क्या बोला गया? नेचर ऑफ बिजनेस। दिस इज इंपॉर्टेंट, एक सेकेंड वेट करना। दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्टर हैविंग अ डायरेक्टर बियरिंग टू द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ अ बिजनेस ओनरशिप इन स्मॉल ट्रेडिंग बिजनेस। अगर आप स्मॉल बिजनेस करना चाहते हो या आप प्रोफेशनल कोई भी काम करना चाहते हो एंड रेंडरिंग ऑफ पर्सनल सर्विसेज, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। अब इसके अंदर कौन कौन से कैटेगरी के बिजनेस हो गए? आपने बोला मेरे को बाइक की रिपेयर करनी है तो रिपेयर शॉप डाल लिया। आपने कहा मुझे कंसल्टेंसी देनी है, टैक्स से रिलेटेड कंसल्टेंसी देनी है, मुझे पब्लिक को बताना है कि भैया पब्लिक को क्या, बड़ी बड़ी कंपनी से उसके अंदर क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, टैक्स से रिलेटेड हो गया, फंड कहां से आएगा, लोन कहां से मैं ले सकता हूं,
मेरे की लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, मैं बन गया सीएस। सीएस बन के मैंने क्या डाल दिया, एक छोटा सा ऑफिस डाल दिया ताकि मैं कंसल्टेंसी दूं। किसी और की हेल्प पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी ना। तो वही कंसल्टेंसी एजेंसी डाल दी मैंने। मैंने स्मॉल रिटेल स्टोर डाल लिया किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड। मैंने कोई भी मेडिकल स्टोर डाल लिया। मैंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके का अकाउंटिंग कंसर्न्स, अकाउंट से रिलेटेड वर्क करना चालू कर दिया। डॉक्टर हूं, डेंटिस्ट का काम आता है। अब एक है, या तो मैं जाकर के क्या करूं, किसी के हॉस्पिटल के अंदर जाके जॉब करूं, या मैं खुद का छोटा सा क्या ओपन कर लूं, क्लिनिक। खुद ही करूंगा ना काम, तो दूसरे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। डेंटिस्ट हो गए। रेस्टोरेंट डाल दिया। पेंटिंग अच्छी आती है तो पेंटर बन गया। डेकोरेशन, बेकर्स, कन्फेशनरी, टेलरिंग शॉप, स्मॉल स्केल। यहां पर बिजनेस के अंदर पैसा कम चाहिए और किसी का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। पैसा भी कम अर्न करना चाह रहे हो, ये ध्यान रखना। बिजनेस में जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ही रिटर्न ज्यादा मिलेगा। लेकिन आपके पास इतनी कैपिटल नहीं है और आप चाहते भी नहीं हो कि मेरे पास दूसरे कहीं से कोई कैपिटल आए, तो आपकी अर्निंग भी क्या रहेगी, लिमिटेड। हाँ, माना कि दूसरों का इन्वॉल्वमेंट कम है तो दूसरों के बीच में क्लैशेस नहीं होंगे आप लोगों के, आप स्मूथली अपना बिजनेस चलाओगे। लेकिन जब तक बिजनेस के रिसोर्सेस नहीं बढ़ेंगे तब तक प्रॉफिट भी नहीं बढ़ेगा। तो इस बात का अपन को अच्छे से ध्यान रखना है। अभी मैं सोल प्रोप्राइटर की पूरी डिटेल बताऊंगा आप लोगों को। सेकंड है, दूसरा बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप उसके अंदर बेस्ट है जहां पे सोल प्रोप्राइटर नहीं है। बिजनेस थोड़ा सा बड़ा करना है, ज्यादा बड़ा नहीं करना। क्या करना है, थोड़ा सा ही आप क्या करना चाहते हो, बड़ा। तो आपने 1 2 3 4 पार्टनर मिला लिए। मैक्सिमम कितने पार्टनर आप मिला सकते हो? एक पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं, कितने पार्टनर हो सकते हैं मिलकर के? 50 हो सकते हैं, 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो आप सोचो, आप 10 लाख लगा सकते हो, तो सारे मिलकर के 10 10 लाख लगाएंगे तो आपका फंड तो बढ़ गया ना। लेकिन अगर मुझे किसी भी तरीके का डिसीजन लेना है, तो डिसीजन लेने के लिए सारे 50 लोगों की पहले क्या करनी पड़ेगी, मीटिंग करनी पड़ेगी, कंसर्न लेनी पड़ेगी। अब कुछ तो राजी हैं, कुछ राजी नहीं है, डिस्प्यूट होगा। सिंगल से तो बेटर हुआ, लेकिन डिस्प्यूट भी तो ज्यादा हुए। प्रॉफिट ज्यादा होने के चांसेस है। आपके ऊपर पूरी की पूरी लायबिलिटी नहीं बनेगी, लेकिन डिस्प्यूट भी तो होंगे। तो कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान है। द पार्टनरशिप इज सूटेबल इन ऑल दिस केसेस वेयर सोल प्रोप्राइटर इज सूटेबल। हर किसी में पार्टनरशिप एप्लीकेबल हो सकती है, प्रोवाइडेड द बिजनेस इज टू बी कैरिड स्लाइटली बिगर स्केल। मैंने क्या बोला, अभी आप छोटे लेवल पे काम कर रहे थे, इन सभी को थोड़ा थोड़ा बड़ा करना है। बड़ा करना है तो आप सीधा का सीधा किसके अंदर चले जाओगे, पार्टनरशिप के अंदर। लेकिन पार्टनरशिप में जाते ही अर्निंग भी बढ़ेगी। अर्निंग तो बढ़ेगी, लेकिन साथ में हो सकता है आप लोगों का क्या हो जाए, डिस्प्यूट भी हो जाए। राइट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेक अ फास्ट रिप्लाई। यहां तक मेरी बातें आप सभी को क्लियर, यस और नो? चलूं मैं आगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पार्टनरशिप के अलावा और क्या क्या ऑप्शन है? बिसाइड पार्टनरशिप इज ऑल्सो एडवांटेज इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में हमें फायदा दे सकती है। अब फाइनेंस अगर आपको रिक्वायर्ड है, तो पार्टनरशिप फर्म को सोल प्रोप्राइटर के कंपैरिजन में जल्दी से क्या मिल जाता है, फाइनेंस मिल जाता है। किसको ज्यादा फाइनेंस मिलता है? पार्टनरशिप के कंपैरिजन में सोल प्रोप्राइटर, सॉरी, सोल प्रोप्राइटर के कंसर्न में पार्टनरशिप को क्या क्या मिल जाता है, ज्यादा लोन। तो बोल रहा है बिसाइड पार्टनरशिप इज ऑल्सो एडवांटेज इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। अब मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो कैपिटल ज्यादा चाहिए। एक पर्सन के ट्रस्ट के भी आपने बैंक से लोन लेने के लिए मना कर दिया था, अब आप मार्केट में गए लोन लेने के लिए, तो वहां पे लोन क्या मिल गया, ज्यादा मिल गया। तो पार्टनरशिप करा तो ज्यादा फंड की अवेलेबिलिटी हुई ना। यही बात बोल रहा है, द फाइनेंस, ट्रेडिंग एंड रियल एस्टेट इंडस्ट्री सीम टू बी सुटेबल टू द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या होता है, नॉर्मल सी बात है, सोल प्रोप्राइटर के ऊपर जो टैक्स का कंपोजन होता है
और पार्टनरशिप के ऊपर जो टैक्स का कंपोजन होता है ना, दोनों का दोनों क्या होता है, सेम होता है, ज्यादा कोई फर्क नहीं होता। लेकिन ज्यादा एडवांटेज किसको मिलते हैं, पार्टनरशिप को मिलते हैं। सम ऑफ फाइनेंशियल बिजनेस दैट फाइंड द फॉर्म एडवांटेज आर टैक्स। अगर कोई फाइनेंस का काम करता है तो गवर्नमेंट की तरफ से अधिक डिडक्शन मिलती है। अगर कोई भी न्यू स्टार्टअप है, क्या है, कोई भी अगर न्यू स्टार्टअप है तो उसको भी क्या मिलती है, ज्यादा टैक्स एडवांटेजेस मिलते हैं टैक्स के अंदर। जब आपका एक सब्जेक्ट भी है टैक्स, उसमें भी आप लोग पढ़ेंगे इसके रिलेटेड। अगर आप अकाउंटिंग का वर्क करते हैं तो भी आपको कुछ एडवांटेजेस हैं, ब्रोकरेज फर्म को एडवांटेज है और कंसल्टेंसी एजेंसीज को भी एडवांटेज है। राइट, फिर क्या बोल रहा है, सर्विसेज एंटरप्राइज लाइक होटल्स, लॉजिंग प्लेसेस, ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस, होलसेल बिजनेस, रिटेल, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल ड्रंग। जहां पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है ना, वहां पे सोल प्रोपराइटर काम नहीं करना चाहता। मैन्युफैक्चरिंग तो करना चाहता है, लेकिन नॉर्मल सी बात है, अकेला हर चीज को संभाल नहीं सकता। तो उस केस में सबसे ज्यादा फेवर किसको मिलता है, पार्टनरशिप को मिलता है। तो अल्टीमेट कहने का मतलब है, सब कुछ डिपेंड करता है आपके बिजनेस के ऊपर, आप बिजनेस कैसा करना चाहते हो। अगर आपका बिजनेस का नेचर पता लग गया तो आप क्या चूज कर सकते हो कि बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा। राइट, दूसरा फैक्टर इसने बता रखा है रिलेटेड टू द स्केल ऑफ ऑपरेशन। अब ये स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या होता है पहले समझना। मैं मेरी अवेलेबिलिटी कहां तक रखना चाहता हूं, मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, प्रोडक्शन कर रहा हूं। तो प्रोडक्शन के लिए टारगेट होगा, कितने यूनिट बना करके मुझे सेल करने हैं। सेल किसके भी आप पे डिसाइड होगी, सेल किसके भी आप पे, कस्टमर के अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग। तो तुम्हारा टारगेट होगा ना कि हम लोग इतने कस्टमर तक पहुंचना चाहते हैं। तुम्हारी क्या होगी, एक्सपेक्टेशन होगी। एक्सपेक्टेशन होगी कि हमें कितने कस्टमर के पास पहुंचना है। ठीक है, तो तुमने कहा हमें तो साल भर के अंदर केवल 300 कस्टमर के पास पहुंचना है। 300 कस्टमर के पास पहुंचना है तो नॉर्मल सी बात है, प्रोडक्शन भी कम करोगे, प्रोडक्शन का लेवल कम होगा, तो तुम्हें पार्टनरशिप की जरूरत ही नहीं है। अब तुम बोलोगे कि मैं अकेला काम कर लेता हूं, लेकिन जब अकेला काम करते हैं तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा नुकसान है। नुकसान क्या है, लॉस हुआ तो पूरा का पूरा खुद को देना पड़ेगा, इवन जो इन्वेस्ट किया है उससे ज्यादा भी आपको भुगतना पड़ेगा। क्या करूं, ओपीसी 1% कंपनी। जैसे ही कंपनी में आते हैं, मैं डिटेल में सारी बात करूंगा आप लोगों से, ये फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन है। कंपनी के अंदर लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। जितना पैसा लगाया उतना ही लॉस आपको क्या करना पड़ेगा, बियर, उससे ज्यादा लॉस बियर करने की जरूरत नहीं है। यह है सबसे बड़ा एडवांटेज। तो पर्सन ना पार्टनरशिप की तरफ जाएगा ना सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ जाएगा, वो जाएगा कहां, सीधा 1% कंपनी की तरफ। क्या बोल रहा है देखना, इफ द स्केल ऑफ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इज स्मॉल, sole proprietorship or a 1% कंपनी इज सुटेबल। लेकिन जैसे ही आपने न तो बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और न ही बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो लोग किसको प्रेफर करते हैं, पार्टनरशिप। लेकिन अब पार्टनरशिप के अंदर भी लायबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। पार्टनरशिप के अंदर लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। तो इसका भी ऑप्शन क्या है, आप एक काम करो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर वर्क कर लो। सोल प्रोपराइटर और ओपीसी के अपने एडवांटेज, पार्टनरशिप और एलएलपी के अपने एडवांटेज। लेकिन अब हुआ क्या, आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन है ज्यादा, ज्यादा है तो एक काम करो, क्या ओपन कर लो, कंपनी। कंपनी कौन सी ओपन करूंगा, प्राइवेट कंपनी। अब मेरे को इंटरनेशनली गुड्स का प्रोडक्शन करना है, प्राइवेटली से काम तो चल जाएगा, लेकिन फंड और ज्यादा चाहिए, और फंड अगर ज्यादा चाहिए तो अब मुझे क्या ओपन करनी पड़ेगी, पब्लिक कंपनी ओपन, ताकि मैं मार्केट में शेयर इशू कर सकूं, मैं डिबेंचर इशू कर सकूं, ताकि मुझे लोग इन्वेस्ट करें, पैसा ज्यादा आएगा, पैसा ज्यादा आएगा तो ऑब्वियसली है बिजनेस भी आगे रन होगा। अब उसके भी कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज है, अपने ऊपर डिपेंड करता है। द स्केल ऑफ बिजनेस ऑपरेशन डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ मार्केट
एरिया, तुम कितने एरिया में, तुम केवल डिस्ट्रिक्ट में डील करना चाहते हो, स्टेट में करना चाहते हो, कंट्री में करना चाहते हो, या अक्रॉस वर्ल्ड काम करना चाहते हो. सर्व्ड विच इन टर्न डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ डिमांड ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. अल्टीमेट बात घूम के किसके पास आ गई, किस तरीके का बिजनेस करना चाहते हो. जब तक नेचर ऑफ बिजनेस फाइनल नहीं होगा तब तक कोई चीज फाइनल नहीं हो सकती. इफ द मार्केट एरिया इज स्मॉल तो तुम सोल प्रोप्राइटरशिप ओपीसी काम कर लो. थोड़ा सा बड़ा है, पार्टनरशिप कर लो, एलएलपी कर लो. लेकिन आप इंटरनेशनली वर्क करना चाहते हो तो आप क्या ओपन करोगे, कंपनी ओपन करोगे. एलएलपी भी इंटरनेशनली वर्क कर सकती है, लेकिन हर किसी के अपने अपने फायदे हैं और अपने अपने नुकसान है. नेक्स्ट क्या है, कैपिटल रिक्वायरमेंट. यही बात हुई थी अपनी. अपन ने सब कुछ डिसाइड कर लिया, अब क्या चाहिए, पैसा कितना चाहिए. पैसा डिसाइड होगा तभी जाके तुम सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, एलएलपी की तरफ जाओगे. देखो क्या बोल रहा है, capital is the one of the most crucial factors affecting the choice of a particular form of ownership organization. कम कैपिटल में काम होगा, सोल ज्यादा चाहिए, पार्टनरशिप और ज्यादा चाहिए, कंपनी. रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल इज क्लोजली रिलेटेड टू द टाइप ऑफ बिजनेस एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन. एंटरप्राइज रिक्वायरिंग हैवी इन्वेस्टमेंट. अगर तुम आयरन का वर्क करना चाहते हो, स्टील का प्लांट करना चाहते हो, लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर करना चाहते हो, तो शुड बी ऑर्गेनाइज किसको क्या बोला जाएगा, कंपनीज ही कर सकती हैं ये काम, क्योंकि उनके पास कैपिटल के बहुत सारे सोर्सेस. डिपेंडिंग ऑन द कैपिटल रिक्वायर्ड दे कैन सेट अप पब्लिक कंपनीज और इन सम केसेस में बी इन अ फॉर्म ऑफ लिस्टेड कंपनी. वैसे तो पब्लिक कंपनी बन जाएगी, लेकिन शेयर केवल कौन सी कंपनी इशू कर सकती है, जो कि एनएससी और बीएससी के ऊपर क्या हो, लिस्टेड हो. अगर लिस्टेड नहीं है तो वो भी शेयर इशू नहीं कर सकती. नेक्स्ट क्या बोला भैया, मैनेजरियल एबिलिटी. हमने बात की थी बिजनेस के अंदर रिसोर्सेस चाहिए. कुछ रिसोर्सेस तो होते हैं टेंजिबल और कुछ रिसोर्सेस होते हैं इंटेंजिबल. वेट फॉर अ सेकेंड. कुछ रिसोर्सेस होते हैं इंटेंजिबल और कुछ टेंजिबल. जो तुम्हारे मैनेजमेंट की एबिलिटी होगी ना, उसी बिया पे तुम्हारा बिजनेस अच्छा चलेगा. देखो, हर किसी की चेन होती है. बिग बाजार का नाम सुना है, बंद हो गया. बिग बाजार का नाम सुना है, बंद हो गया, खत्म है, बिल्कुल ही ना के बराबर. डी मार्ट का नाम सुना है, क्या आप जानते हो डी मार्ट जो आज काम कर रहा है ना, वो काम पहले बिग बाजार ने कर दिया. उसके बाद भी डी मार्ट सक्सेसफुल है, लेकिन बिग बाजार बंद होने का रीजन क्या है, सक्सेसफुल नहीं था. एक्चुअली बिग बाजार जब आया, 1940s की बात कर रहा हूं, तो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने देखा चेन्नई के अंदर कि शॉप वाले जो रिटेल स्टोर हैं वो अपनी शॉप पे आजकल दो तीन तीन चार चार तरीके के प्रोडक्ट बेच रहे हैं. फॉरेन में गए तो फॉरेन में भी देख के आए. तो जो इसका ओनर था, इसने सबसे पहले क्या किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया कपड़ों से. एक ही जगह पे लग्जरियस कपड़े रख दिए. जैसे ही वो ब्रांडेड स्टोर पहली बार चेन्नई में खोला गया, तो उसको क्या मिल गई, बहुत सारी सक्सेस मिल गई. इसने देखा कपड़े बिक रहे हैं, तो क्यों ना कपड़े के साथ साथ मैं दूसरे प्रोडक्ट भी लॉन्च कर लूं. जैकेट्स, बैग्स, सब कुछ एक ही स्टोर में रख दिए, मल्टी स्टोर कर लिया. अभी केवल ये क्लॉथ में था. फिर इसने फूड प्रोडक्ट्स को भी साथ साथ में रखना स्टार्ट किया. एक बड़ी सारी बिल्डिंग ली, उसके अंदर एक ही बिल्डिंग में कपड़े हैं, एक ही बिल्डिंग में फाइनेंस है, एक ही बिल्डिंग में ज्वेलरी है, एक ही में कंसल्टेंसी सर्विसेज है. मतलब जिनका ये जो मेन काम कपड़ों का था, वो सारे के सारे बिजनेस में होच पोच हो गए. साथ में डी मार्ट भी था. डी मार्ट ने अपना पहला स्टोर ओपन किया था 2006 के अंदर इंडिया के अंदर. और उसी टाइम बिग बाजार भी अप्रोक्स उसी से 2-3 साल पहले इन्होंने काम करना स्टार्ट किया था. लेकिन बिग बाजार ने मार्केट के अंदर रिसर्च की नहीं, हर किसी के अंदर हाथ मार दिए. फाइनेंस में, ज्वेलरी में, कंसल्टेंसी ने, फूड में, क्लॉथ में.
अब जो उसका ऑनर था, उसकी एबिलिटी थी, उसने सोचा कि मैं सब कर लूंगा, लेकिन डी मार्ट ने अपना एक स्टोर तो डाला, लेकिन हर जगह पे अपने स्टोर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अलग अलग स्टेट के अंदर डालने से पहले उसने पूरी के पूरे मार्केट की रिसर्च की, और 2012 के बाद उसने स्टोर डाले। उसकी एबिलिटी थी, पहले कम कमाया था, तो लॉस में कम कमाया, लेकिन जैसे ही उसको लगा अब अपॉर्चुनिटी है, तो उसने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। तो अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरी एबिलिटी होनी चाहिए, थिंकिंग पावर होनी चाहिए, मेरा जो मैनेजमेंट है उसके अंदर ये पावर होनी चाहिए, कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। जियो 2015 में सबको फ्री में नेट दिया था, सब खुश हो रहे थे। आज जियो ही है जिसने अगर रेट बढ़ाई है तो एयरटेल ने रेट बढ़ा दी, वोडाफोन आइडिया ने बढ़ा दी। पहले फ्री में सबको बांटा, सब जियो के पास आए, उनके कस्टमर बेसिस को लिया। अब हैं तो कस्टमर सबके पास जैसे, लेकिन ये रेट बढ़ाता है तो दूसरे भी बढ़ाते हैं। महंगा क्यों हुआ? रीजन था ना, हर चीज का रीजन। तो जो वो मैनेजमेंट की एबिलिटी है ना, वो भी आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा क्या करती है, प्रभावित करती है। इट इज डिफिकल्ट फॉर अ सोल प्रोपराइटर, अब अकेला पर्सन कितना सोचे, मैनेजमेंट बहुत बड़ा होना चाहिए, टू हैव एक्सपर्टाइज इन ऑल फंक्शन एरिया ऑफ बिजनेस। फर्दर द साइज ऑफ बिजनेस मे नॉट परमिट एंगेजमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। छोटा बिजनेस होगा, सैलरी कम दोगे तो हर कोई जो एबल पर्सन है वो आपके साथ काम भी नहीं करना चाहेगा। इन अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाइक पार्टनरशिप कंपनी, दे आर डिवीजन ऑफ वर्क among the partners which allow the partners to specialize in a specific area। पार्टनरशिप है, 4 लोग हैं तो अलग अलग एरिया डिवाइड करके वो क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, लीडिंग टू बेटर आउटपुट एंड द डिसीजन मेकिंग। आगे बात समझ में सभी को यहां तक? सो आज की क्लास इतनी रखेंगे, बाकी की चर्चा अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।